हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बेलेबल और नॉन बेलेबल मीन्स जमानतीय और अजमानतीय अपराध कौन कौन से होते हैं इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप नोटबुक लेकर के बैठें और उसको नोट करते रहें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी किसी पर्सन को पुलिस अरेस्ट करती है तो किसी किसी पर्सन को पुलिस खुद ही जमानत दे देती है। किसी पर्सन को जब 24 आवर्स में कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो जज साहब के द्वारा जमानत दे दी जाती है। किसी पर्सन को 10 दिन बाद जमानत मिलती है, किसी को 3 महीने बाद, और किसी किसी पर्सन को जमानत मिलती ही नहीं है। तो ऐसे में कौन सा अपराध जमानतीय है और कौन सा अजमानतीय या फिर गैर जमानतीय अपराध है, तो इसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लें कि जमानतीय अपराध के बारे में सीआरपीसी में क्या बताया गया है। दोस्तों, सीआरपीसी मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 2 क्लोज ए में डेफिनेशन दी गई है कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो आपको बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दिखाई दे रही है वो ये है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स an offence which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force। अभी आप केवल इतना ही इसको रीड करेंगे। इसको हिंदी में अगर देखें तो जमानतीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। दोस्तों, इसका सबसे पहले आप मतलब समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो जो लाइन आपने देखी कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल आप जब सीआरपीसी में देखेंगे तो उसमें आपको एक टेबल दिखाई देगी और उसको आप समझें। दोस्तों, सीआरपीसी में 2 शेड्यूल हैं, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर आपको फर्स्ट शेड्यूल देखना है। तो फर्स्ट शेड्यूल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें सबसे ऊपर बताया गया है कि सेक्शन फर्स्ट कॉलम में। तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 109, सेक्शन 110, ये आईपीसी मीन्स इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस हैं। सेकंड कॉलम में जो ऑफेंस बताया गया है तो उसका मतलब ये है कि सेक्शन 109 में कौन सा ऑफेंस होता है, सेक्शन 110 का कौन सा ऑफेंस होता है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड कॉलम में आप देख रहे होंगे कि पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। तो इसमें यह है कि सेक्शन 109 ऑफ इंडियन पिनल कोड में ऑफेंस का कितना पनिशमेंट दिया जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है। फोर्थ कॉलम में है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। फिफ्थ कॉलम में आप देख सकते हैं कि आपको दिखाई देगा कि बेलेबल और नॉन बेलेबल कौन कौन से अपराध हैं। और सिक्स्थ कॉलम में बताया गया है कि बाय व्हाट कोर्ट ट्राइबल मीन्स किस कोर्ट के द्वारा इस अपराध की सुनवाई की जाती है। इसके बारे में भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में समझाऊंगा। अभी आप केवल कॉलम 5 को ध्यान से देखें। इसमें बताया गया है कि बेलेबल और नॉन बेलेबल कौन कौन से अपराध होते हैं। जैसे कि अगर आप सेक्शन 115 देखें तो इसमें बताया गया है कि सेक्शन 115 नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सेक्शन 123 अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस उसमें बताया गया है। इसके अलावा अगर आप सेक्शन 129 देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि ये बेलेबल ऑफेंस है। इसके अलावा अगर आप सेक्शन 135 मीन्स 135 देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि ये बेलेबल ऑफेंस है। तो इस प्रकार से आप सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट दी हुई है, उसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सा अपराध बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है। तो ये तो आप केवल एक बुक देख करके पता कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए प्रैक्टिकली हम जाएं कि अगर किसी पर्सन को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है तो फिर ऐसी कंडीशन में वो पर्सन कैसे पता करेगा कि उसके द्वारा बेलेबल ऑफेंस किया गया है या फिर नॉन बेलेबल। तो मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी में सेक्शन 50 में ये बताया गया है
कि जब भी पुलिस के द्वारा किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि एक तो उसे कौन से अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा क्या वो पर्सन जमानत ले सकता है या फिर नहीं ले सकता है। इसका मतलब ये कि अगर किसी पर्सन ने बेलेबल मीन्स जमानती अपराध अगर किया है तो पुलिस उसे बताएगी और पुलिस को बताना ही पड़ेगा उस पर्सन को कि आपके द्वारा जमानती अपराध मीन्स बेलेबल अपराध किया गया है और आपको यह अधिकार है कि आप जमानत ले सकते हैं। तो फिर ऐसे में जब उस पर्सन के द्वारा श्योरिटी दी जाएगी तो श्योरिटी के आधार पर पुलिस स्टेशन में ही उस पर्सन को जमानत मिल जाएगी और उसे हवालात में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा पर्सन श्योरिटी पेश नहीं करे और पुलिस से जमानत नहीं ले, क्योंकि हो सकता है कि किसी पर्सन के पास में कोई श्योरिटी ही नहीं हो, तो फिर उस पर्सन को 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा पर्सन अधिकार के तौर पर अपनी जमानत ले सकता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे अपनी श्योरिटी पेश करनी होगी। लेकिन मैं आपको साथ में बता दूं कि अगर किसी पर्सन को बेलेबल ऑफेंस में अगर अरेस्ट कर लिया जाए तो फिर ऐसे में सेक्शन 436 ये कहता है कि अगर बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर लिया गया है तो उस पर्सन का यह अधिकार है कि वो पर्सन जिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया है उस ऑफिसर से जमानत ले सकता है। इसके अलावा कोर्ट में ऐसा पर्सन श्योरिटी पेश करके अपनी जमानत ले सकता है एक अधिकार के तौर पर। और उसके लिए इस केस में रसिकलाल वर्सेस किशोर 2009 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया कि किसी भी पर्सन को अगर बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर लिया जाए तो उस पर्सन का यह अधिकार है कि वो पर्सन पुलिस स्टेशन में ही अपनी जमानत लेगा, या फिर अगर उसके पास में कोई श्योरिटी नहीं होगा तो फिर कोर्ट में ऐसा पर्सन अधिकार के तौर पर जमानत लेगा। मीन्स कोर्ट भी उस पर्सन को जेल नहीं भेज सकती है और उस पर्सन को जमानत देनी ही होगी अगर ऐसा पर्सन अपनी श्योरिटी पेश करता है कोर्ट के सामने। तो फिर दोस्तों श्योरिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई बेलेबल अपराध अगर कर दिया है तो फिर पुलिस स्टेशन में या फिर कोर्ट के द्वारा उस पर्सन को यह कहा जाएगा कि आप कोई अदर ऐसा पर्सन लाइए जिसके पास में अपने स्वयं की कोई अगर ज़मीन हो या फिर कोई बाइक हो, कोई गाड़ी हो और वो इतनी वैल्यू की होनी चाहिए। तो वो वैल्यू आपके ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो 10,000 रुपये की, 20,000 रुपये की वैल्यू की गाड़ी होनी चाहिए। वो कोर्ट और आपके ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए भी रूलिंग है। एक केस में एक कोर्ट के द्वारा जमानत मांग ली गई थी 10 लाख रुपए की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि ऐसे ही कोर्ट के द्वारा जमानत नहीं मांगी जाएगी। एक अप्रोप्रिएट अमाउंट होना चाहिए कि 15,000, 20,000, 25,000 मीन्स जैसा ऑफेंस किया गया है उसी तौर के ऊपर उससे जमानत मांगी जाएगी। तो इसलिए जब भी किसी पर्सन को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाए तो उस पर्सन को सबसे पहले पुलिस से यह पूछना है कि मेरे द्वारा जो अपराध किया गया है वो जमानती अपराध है या फिर अजमानती अपराध है, और अगर जमानती अपराध है तो उस पर्सन को पुलिस से ही जमानत ले लेनी है। दोस्तों ये बात तो हुई कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया गया है। अब आप अगर डेफिनेशन को आगे पढ़ेंगे कि बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं तो उसकी 3rd लाइन में आपको मिलेगा कि विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे कि स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं तो ऐसे में स्पेशल लॉज के अंदर अगर ये बताया गया हो कि ये अपराध बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है तो वो अप्लाई होगा। वहाँ पर आप CRPC का ये मैनुअल तो चेक करेंगे ही, साथ में आपको उस स्पेशल लॉ को भी देखना पड़ेगा कि उसमें वो अपराध जमानतीय है या फिर अजमानतीय है। जैसे अगर हम बात करें कि SC/ST एक्ट के अंदर किसी पर्सन के द्वारा कोई अपराध अगर किया गया है तो वहाँ पर SC/ST एक्ट की जो भी धारा लागू होगी तो वो आपको पढ़नी होगी और उसमें देखना होगा कि उसके अंदर उस अपराध को जमानती बताया गया है या फिर अजमानती बताया गया है। तो इसका मतलब ये होता है। दोस्तों अब हम बात करें कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं तो सेक्शन 2 क्लोज ए में जो बेलेबल ऑफेंस डेफिनेशन लिखी है
उसमें जितनी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है उससे आगे आपको यह मिलेगा कि एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स एनी अदर ऑफेंसेस। इसका मतलब ये है कि जो भी बेलेबल अपराध नहीं है वो नॉन बेलेबल होंगे। दोस्तों अब आप इन दोनों में डिफरेंस समझ लें कि बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं। दोस्तों बेलेबल ऑफेंसेस सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन की हत्या कर दी गई हो तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मीन्स इसकी प्रकृति गंभीर है। इसके अलावा बेलेबल ऑफेंसेज में जिस किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है तो वो पर्सन बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकता है, मीन्स उसका अधिकार है जमानत लेना। और ऐसे पर्सन को ना तो पुलिस जेल में डाल सकती है और ना ही कोर्ट। अगर वो पर्सन श्योरिटी पेश करेगा तो उसे पुलिस के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा जमानत देनी ही होगी। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में ऐसा नहीं है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट है। कोर्ट अगर चाहेगा तो ही ऐसे पर्सन को जमानत दी जाएगी, अदरवाइज जमानत देने से मना भी किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें सेक्शन 304A ऑफ इंडियन पिनल कोड, ये एक बेलेबल ऑफेंस है, मीन्स नेग्लिजेंटली अगर कोई एक्ट किया गया है तो फिर ऐसे में उस पर्सन को जमानत दे दी जाएगी, तो ये बेलेबल ऑफेंस है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के द्वारा किसी पर्सन की अगर हत्या कर दी गई हो तो फिर वो बेलेबल ऑफेंस नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। तो वहाँ पर कोर्ट अगर उचित समझेगा तो ही ऐसे पर्सन को जमानत देगा। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों। इसके अलावा बेलेबल ऑफेंस में पुलिस के द्वारा ही जमानत दे दी जाती है। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंसेस थे इनमें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दोनों ही ऑफेंसेज के लिए फिर चाहे वो बेलेबल हो या फिर नॉन बेलेबल, आपको श्योरिटी पेश करना ही पड़ता है, फिर चाहे पुलिस के सामने या फिर कोर्ट के सामने, क्योंकि आपके द्वारा जो ऑफेंस किया गया है उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू तय की जाती है ऑफिसर के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। तो उतनी वैल्यू की किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी आपको एज ए श्योरिटी कोर्ट में सबमिट करवानी ही होती है, उसके बाद में आपको जमानत दी जाती है। दोस्तों ये एक नॉर्मल कंपैरिजन था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा आप एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब आप फर्स्ट शेड्यूल चेक करेंगे CRPC का तो उसमें आपको लास्ट में एक टेबल और मिलेगी जिसमें बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, मीन्स जो भी अन्य विधि हैं उनके विरुद्ध अपराधों को किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो उसमें बताया गया है कि अगर किसी भी पर्सन के द्वारा कोई ऐसा अपराध किया जाए जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी मीन्स मृत्युदंड हो, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स आजीवन कारावास हो, या फिर 7 साल से अधिक की अगर जेल का प्रावधान हो, तो ऐसे ऑफेंसेज अजमानतीय मीन्स नॉन बेलेबल ऑफेंसेज होंगे। इसके अलावा अगर किसी पर्सन ने ऐसा कोई अपराध किया है जिसकी सज़ा 3 साल से 7 साल जेल की सज़ा का अगर उसमें प्रावधान है तो ऐसे भी अपराध भी अजमानतीय मीन्स नॉन बेलेबल होंगे। लेकिन अगर किसी पर्सन के द्वारा ऐसा कोई अपराध किया गया है जिसकी सज़ा 3 वर्ष से कम है मीन्स 3 साल से कम की अगर उसे जेल की सज़ा होगी तो ऐसे अपराध जमानती अपराध होंगे। दोस्तों ये डिफरेंस था बेलेबल नॉन बेलेबल में। आई थिंक आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या क्या होते हैं। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज़ और देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको आने वाले दिनों में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और जो भी IPC और CRPC के जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।